नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में नंबर थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक में इनके ऑक्साइड और नंबर दो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ा था। तो हम हेडिंग ले रहे हैं आज का महत्वपूर्ण यौगिक नंबर थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का पहले व्यापक स्तर पर उपयोग कुओं और तालाबों के पानी को शुद्ध करने में किया जाता था। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सामान्य नाम है, कलर इसका रेड होता है, सामान्य नाम लाल दवा। इसका रंग रेड होता है और क्योंकि इसका उपयोग कुओं और तालाबों में पानी को शुद्ध करने में किया जाता था, तो इसलिए इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट में हम लेंगे इसका निर्माण, उसके बाद इसके गुणों में मुख्य गुण हम लेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण, पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करने के लिए हम एक अयस्क लेते हैं जिसका नाम है पाइरोल्यूसाइड। इस पाइरोल्यूसाइड का हम वर्जन करते हैं जिसे हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट के आगे हम करते हैं इसका ऑक्सीकरण। और पोटेशियम मैग्नेट के ऑक्सीकरण से हमें मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पर जो ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं, यह ऑक्सीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक रासायनिक ऑक्सीकरण और दूसरा वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। तो ये तो आउटलाइन है। पहले हम पाइरोग्लिसराइड लेंगे, उसका सार की उपस्थिति में वर्जन करेंगे। वर्जन से हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, जिसके ऑक्सीकरण से हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। देखो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप नंबर 1। इसमें हम लेंगे पाइरोग्लिसराइड और पाइरोग्लिसराइड होता है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। इसका सार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम ऑक्सीकरण करेंगे। वर्जन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे के ताप पर गर्म करना वर्जन कहलाता है। अब यहां पर क्या होगा, ये पोटेशियम इसके मैग्नीज से रिएक्शन करेगा, बनाएगा K2MnO4। ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट। फिर ये OH और ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे जल। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहां पर K2 2 है, 2 से गुणा कर दिया। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है। ऑक्सीजन देखो 4 और 1 5, यहां 2 2 4 2 6, इसको कितना कर दो आधा, या इसको आधा कर दो या सभी को 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। ये क्या मिल गया हमें, पोटेशियम मैग्नेट। दूसरे स्टेप हम करेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण दो तरीके से किया जाता है। पहला रासायनिक
ऑक्सीकरण। मैग्नेट का पर मैग्नेट में रासायनिक ऑक्सीकरण करवाने के लिए हम पोटेशियम मैग्नेट में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा, ये पोटेशियम Cl के साथ मिलकर बना लेगा KCl, बचा हुआ KMnO4 मिलकर बना लेंगे KMnO4, बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। बैलेंस करने के लिए पोटेशियम 2 1 और 2, क्लोरीन 2 है 1 है, इसको आधा कर देंगे। आधा Cl2 मतलब एक परमाणु। अब ऑक्सीकरण का दूसरा तरीका है वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। देखो, वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण में हम निकल धातु का एनोड और आयरन का कैथोड लेकर पोटेशियम मैग्नेट को वैद्युत अपघटनी सेल में भरते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विद्युत धारा से जोड़कर विद्युत अपघटन करवाते हैं। पोटेशियम मैग्नेट के विद्युत अपघटन से हमें एनोड पर मैग्नेट आयन मिलता है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब हम पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखो क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें मिलेंगे 2 तो पोटेशियम और साथ मिलेगा मैग्नेट MnO4 माइनस। मैग्नेट होता है, मैं लिख देता हूं, मैग्नेट आयन का फॉर्मूला है MnO4 माइनस 2, जबकि दूसरा जो है पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला है MnO4 माइनस। विद्युत धारा प्रवाहित करते ही पोटेशियम और मैग्नेट आयन में टूट गया। यहाँ पर क्योंकि हम विद्युत अपघटन करवा रहे हैं तो हम विद्युत अपघटनी सेल में पोटेशियम मैग्नेट का जलीय विलयन लेते हैं। तो जलीय विलयन लेंगे तो जल भी है, तो जल का जब हाइड्रोलाइसिस होगा H+ और साथ में क्या देगा OH माइनस। अब देखो रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पर। एनोड धनावेशित होता है, ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाएंगे। तो एनोड पर प्लस है तो ये माइनस वाला आएगा, नेगेटिव MnO4 माइनस 2। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, MnO4 माइनस 2 से हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये है मैग्नेट आयन और ये क्या है पर मैग्नेट आयन। और कैथोड पर देखो, एनोड पर मैग्नेट भी आ सकते हैं, OH भी माइनस आयन आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण मैग्नेट आयनों को प्राप्त करनी चाहती है। एनोड पर उस आयन का ऑक्सीकरण होता है जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है। अब कैथोड पर H+ आयन भी आएंगे, K+ भी आएंगे। H+ आयनों का भी अपचयन होगा, K+ आयनों का भी अपचयन होगा। तो दोनों में किसका अपचयन होगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है। तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसीलिए कैथोड पर आएगा H+, अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेगा और कौन सी गैस दे देगा, हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए आधा H2 कर देते हैं। अब देखो, जब हम वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो यदि एक से ज्यादा आयन है तो उन आयनों के मध्य कंपटीशन होता है, चाहे ऑक्सीडेशन की बात करें चाहे रिडक्शन की बात करें। हमने पोटेशियम मैग्नेट का जलीय विलयन लिया, इससे हमें मिला पोटेशियम आयन मैग्नेट आयन और साथ में जल से हमें मिल रहा है H+ और OH- है। एनोड जिस पर प्लस है इस पर ऋणावेशित आयन आएंगे, चाहे वो मैग्नेट हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो दोनों में किसकी रिएक्शन होगी, एनोड पर उस रिएक्शन को वरीयता दी जाती है जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम हो। तो इसका मानक अपचयन विभव कम है तो ये रिएक्शन एनोड पर होगी। कैथोड पर H+ आयन भी आएंगे, K+ आयन भी आएंगे। अब दोनों में किसका अपचयन होगा, तो कैथोड पर उस आयन का अपचयन होगा जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है, तो हाइड्रोजन का अधिक है, इसीलिए कैथोड पर H+ का अपचयन होगा और हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए
हम मैग्नीज ऑक्साइड यानी पायरोऑक्साइड का पहले वर्जन करते हैं, वर्जन से हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। फिर पोटेशियम मैग्नेट से हम पोटेशियम परमैंगनेट दो तरीके से बनाते हैं, पहला रासायनिक ऑक्सीकरण और दूसरा वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण। ये हुई इसके निर्माण की विधियां। अगला हम ले रहे हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो पहला ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। पोटेशियम परमैंगनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर ये पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यदि इसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये दे देगा पोटेशियम मैग्नेट A2MnO4, साथ में मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये क्या है पोटेशियम मैग्नेट। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2, मैग्नीज 2, एक मैग्नीज ये वाला, एक मैग्नीज ये वाला। ऑक्सीजन देखो 4 का डबल है, 4 2 6 2, सब कुछ बैलेंस, कुछ गड़बड़ी नहीं है। दूसरा इसका जो मेन गुण है वो है ऑक्सीकरण होना। पोटेशियम परमैंगनेट में नवजात ऑक्सीकरण देने की प्रवृत्ति के कारण यह है अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम व उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक गुण की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। तो KMnO4 अम्ल, क्षार व उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन होता है तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऑक्सीकरण करने वाला गुण प्रदर्शित करता है। ये दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन खुद का क्या होता है अपचय। यहां पर हम इसके ऑक्सीकारक गुणों को 2 टाइप में पढ़ेंगे, पहला अम्लीय माध्यम और दूसरा दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम, क्योंकि दोनों ही अपने एनसीईआरटी बुक में है तो जो है हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीकारक गुण में इसमें मैं सब हेडिंग लगा देता हूं, नंबर 1 अम्लीय माध्यम। जब अम्लीय माध्यम में ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर अम्लीय माध्यम में जो मैग्नेट आयन है, सॉरी परमैंगनेट आयन, ये अपचयित होते हैं Mn+2। यहाँ पर यदि हम मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखो मैग्नीज का X+7, 8 हाइड्रोजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, A का -2 तो 4 का -8, टोटल कितना है -1। तो ये माइनस के 8 ऊपर जाएंगे प्लस के 8, और प्लस के 8 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीजन +7 है, तो ये +7 से प्लस के 2 में अपचित होता है। अब देखो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम हाइड्रोजन में ध्यानपूर्वक सुने जो मैं बात कह रहा हूं। यदि आपने 11th का रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो वहां पर आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना स्पेशल रूप से मेंशन है, और वहां पर हमने 2 विधियां पढ़ी है, ऑक्सीकरण अंग विधि और अर्ध अभिक्रिया विधि। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। तो यहाँ मेरी पहले भी एक बात भी है, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही दूसरी तरफ हम जल के अणु जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ हम 4 जल के अणु जोड़ेंगे, ठीक है।
हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही H+ जोड़े जाते हैं जब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 का डबल 8 है, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ कितने जोड़ेंगे, RH+। फिर हम आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो यहाँ आवेश देखो, प्लस का माइनस रहे, प्लस का 7, इस तरफ में प्लस का 2, तो इस तरफ प्लस का 2, इस तरफ प्लस का 7, तो इस तरफ भी प्लस के 2 करो, और प्लस के 2 करने के कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी रिएक्शन। अब ये अम्लीय माध्यम में जब ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा तो इसकी रिएक्शन तो यही होगी। अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं किस प्रकार ये ऑक्सीकरण करेगा। तो नंबर इसका भी ए ले लेता हूं, A+2 का, यानी इसको हटा देते हैं, इसका लगता है फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण, फेरस यानी Fe+2, ये Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण संख्या +2 से +3, ऑक्सीकरण हो रहा है, बैलेंस करते हैं, सब कुछ बैलेंस है। आवेश +2 +3, इस तरह भी +2, तो कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, बस कहानी होगी। अब ये अपचयन वाली विक्रिया, ये ऑक्सीकरण वाली विक्रिया, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब दो आयनिक अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो दोनों आयनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है तो दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ 1 है, कितने से गुणा करो, 5। तो देखो 8H+, इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, 5 ये 5 कट जाएंगे, फिर है MnO4-, इस तरह विकल्प में Fe 5 से गुणा कर रखा है, तो 5 Fe+2, ये Fe+3 है, इसको भी 5 से गुणा कर रखा, पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा है, 5 Fe+3, इस तरफ क्या Mn+2 और H2। ये रिएक्शन तब होगी जब परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण करेगा। और ले रहे हैं ऑक्सिलरी अम्ल, फॉर्मूला है H2C2O4। ऑक्सिलरी अम्ल का ऑक्सीकरण, तो यहां पर ऑक्सिलरी अम्ल में हम ऑक्सीडेट आयन लेंगे C2O4, C2O4 चार्ज -2, इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम। अब एक बैलेंस करते हैं, कार्बन 2 कार्बन 1, 2 से गुणा कर लिया, ऑक्सीजन 4 2 का डबल 4, बैलेंस है। आवेश इस तरफ देखो -2, इस तरफ 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, बस। अब इसको पोटेशियम परमैंगनेट वाली रिएक्शन से जोड़ दो। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट वाली जो रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट वाली रिएक्शन को हम गुणा करेंगे 2 से, और इसको हम गुणा करेंगे 5, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 का डबल 10, और यहाँ भी हो जाएंगे 5 का डबल 10, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। अब लिखते हैं रिएक्शन को, ये 5 वे, चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। C2O4 कितने से गुणा करता था, 5 से, तो 5 C2O4 -2 प्लस 8H+ को 5 से गुणा कर रखा है, तो जब 8H+ को 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 8H+ को 2 से गुणा कर रखा है, तो 16H+ प्लस MnO4 2 से गुणा 2MnO4-, तीर का निशान, Mn+2 2 से गुणा 2Mn+2 प्लस 4H2 8 से गुणा
सॉरी 2 से गुणा H2 प्लस 2 CO2 5 से गुणा 2 गुणा 5 10 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तब होगी जब पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करेगा और रिएक्शन लेना है, वो रिलीज करते हैं। ऑक्सीकारक गुण अम्लीय माध्यम की बात कर रहे थे। एक बार मैं रिएक्शन वापस से लिखता हूं। रिएक्शन थी MnO4 माइनस प्लस RH प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और ये बदल रहा था Mn+2 प्लस 5H2 10 हाइड्रोजन मैग्नीज 5 ऑक्सीजन यहां पर 4 है ऑक्सीजन अपने 4 हाइड्रोजन ओके। इधर -1 और -5 -6 प्लस 8 इन प्लस के 2 इस तरह प्लस के 2। ये रिएक्शन तब थी जब MnO4 ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। इसमें हमने 2 ले ली थी, एक और ले लेते हैं। पार्ट सी आयोडाइड का आयोडीन मोक्ष पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड आयन को आयोडीन में अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करता है। तो यहां पर जब ये ऑक्सीकरण करेगा तो देखो कौन सी रिएक्शन होगी, आयोडाइड यानी I- ये बदल जाएगा I2। यहाँ -1 है, यहाँ मिला 0, -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण हुआ। तो ये बैलेंस करने के लिए 1 है, ये 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो इस तरफ 4 से -2 हो गया। देखो -1 को 2 से गुणा किया -2, इस तरफ 0, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 है, बस इसको गुणा करो तो 2 से, इसको गुणा करो तो 5 से। अब दोनों को जोड़ लो और दोनों अभिक्रिया को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया। तो MnO4 को 2 से गुणा 2 MnO4 माइनस प्लस 8 को 2 से गुणा 16H प्लस ये 5 में डबल 10 और ये 5 में डबल 10 कट जाएंगे। 2I को 5 से गुणा 10I माइनस, फिर आगे 2Mn+2 2 से गुणा कर रखा है, 4H2 का डबल 8H2, ठीक है। फिर I2 को 5 से गुणा कर रखा है 5I। ये रिएक्शन है, वापस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैग्नीज 2 ऑक्सीजन 2 का डबल 4 का डबल 8, ये सीधे सीधे 8 ऑक्सीजन 5I2 10 आई, ये 10 आई। हाइड्रोजन 8 का डबल 16 हाइड्रोजन 16। अब देखो 4 देखो 2 गुणा -1 यानी -2 और -10 -12, -12 में से प्लस के 16 गए, प्लस के 4 2 का डबल 4, तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ भी प्लस है। अब दूसरा इसका ऑक्सीकारक गुण हम ले रहे हैं, वो है वीक बेसिक यानी दुर्बल क्षारीय या न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम। जब पोटेशियम परमैंगनेट उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करता है तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, देखो इसमें परमैंगनेट आयन MnO2 में अपचयित होते हैं। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या +7 है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो +7 से +4 में अपचयित हो रहा है। क्योंकि ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है तो खुद का तो अपचयन होगा, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सब बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2, जितने ऑक्सीजन कम है उतने हम क्या जोड़ेंगे, जल। तो इस तरफ 2 ऑक्सीजन कम तो 2 जल के अणु हम जोड़ देंगे।
अब देखो, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो H+ या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही H+ आयन जोड़े जाते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही H+ आयन जोड़े जाते हैं, तो क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो जितने H+ जोड़ेंगे दूसरी तरफ उतने ही OH- जोड़े जाएंगे समान संख्या में। कब? जब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो देखो यहां पर 2/4 है, तो इस तरफ हम जोड़ेंगे 4H+। किसको बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन को। जितने H+ जोड़ेंगे दूसरी तरफ उतने ही OH- जोड़ेंगे, तो 4 OH- आप इस साइड जोड़ो और 4 OH- आप इस साइड जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4H+ और 4 OH- मिलकर कितने जल के अणु बनाएंगे? 2 जल के अणु बनाएंगे। तो ये मिलकर बना लेंगे 2H2O, 2 जल के अणु बन गए दोनों से मिलकर। फिर MnO4- आगे है MnO2 प्लस 2H2 प्लस 4OH-। अब 2 जल के अणु 4, यहाँ 4 हो गए, सॉरी 4H+ 4OH- है ना, 4 जल के अणु। तो 2 जल के अणु इस तरफ है, 4 इस तरफ, बढ़ जाएंगे, बचेंगे 2। आवेश देखो, आवेश इस तरफ केवल -1 है और इस तरफ आवेश -4, क्योंकि OH- है उसको 4 से गुणा कर रखा है। तो इस तरफ -4, इस तरफ -1, तो इस तरफ भी -4 करो। -4 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ो? 3। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी सब कुछ बैलेंस करने के बाद? MnO4- प्लस 2 जल के अणु प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ने पड़ेंगे। ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 प्लस 4OH-। ये रिएक्शन तब होगी जब ये उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार इसका क्या होगा? अपचय। तो अभी तक हमने एक आयनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लिया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला है आयोडाइड का आयोडेट में ऑक्सीकरण। तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी? देखो आयोडाइड यानी I-, ये ऑक्सीकरण होगा आयोडेट IO3-। यहां पर आयोडीन की ऑक्सीजन संख्या है -1 और यहां पर इसकी है, देखो आयोडीन की ऑक्सीजन संख्या याद करने के लिए आयोडीन को मान लेते हैं X प्लस 6 ऑक्सीजन, A का -2, 3 का +1, टोटल कितना है? -1। तो ये x बराबर माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के 6 -1, यानी यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीजन संख्या क्या है? +5 गिरा देते हैं। तो ये -1 से +5 हो जा रही है ऑक्सीजन वाला। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आयोडीन 1 आयोडीन 1, ऑक्सीजन 3 इस तरफ 1, जितना ऑक्सीजन कम उतने क्या जरूरत है दूसरी तरफ H2O, और मैंने इस तरफ जोड़ दिया 3H2 क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन कम थे। जितने इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूं ताकि जो जगह की कमी बच रही है वो पूरी कर ले। तो यहां पर रिएक्शन ये थी कि I- ऑक्सीजन द्वारा आयोडेट में IO3- 3 ऑक्सीजन है तो इस तरफ हम 3 जल के अणु जोड़ देंगे। जितनी ऑक्सीजन कम है दूसरी तरफ उतने जल के अणु जोड़ दिए। अब H+ संतुलित करो, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 3 का डबल 6, तो जितने हाइड्रोजन कम है दूसरी तरफ उतने ही H+ जोड़ दो, 6 जोड़ दिए। सारे माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो जितने H+ जोड़े जाए दूसरी तरफ उतने ही OH- जोड़ो। तो क्योंकि हमने 6 H+ जोड़े हैं तो 6 ही OH- आयन इस तरफ जोड़ेंगे और 6 OH- आयन इस तरफ जोड़ेंगे। अब देखो ये 6H+ 6 OH- मिलकर कितने जल के अणु बनाएंगे? 6। तो रिएक्शन ये हो गई 6 OH- प्लस 3H2O प्लस I-। ये बदल रहा है IO3- प्लस 6H+ 6 OH- मिलकर बनाएंगे 6 जल के अणु। अब देखो ये 3 जल के अणु, ये 6 जल के अणु, बचेंगे कितने? 3। फिर आप इसकी बात कर रहे हैं -के को 6 से गुणा कर रहा है, -6
और ये माइनस का एक, माइनस के साथ, और इस तरफ कितना है माइनस का एक। तो एक तरफ है माइनस के साथ, एक तरफ है माइनस का एक, तो इस तरफ माइनस के साथ करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 6। तो बचेगा क्या देखो, ये बचेगा अपने पास 6OH माइनस प्लस 3H2 गए I माइनस बचा, I माइनस, ये बदल रहा है IO3 माइनस प्लस 6H2, 3H2 से कट गए, बचे 3H2, और इस तरफ हम कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 6, ताकि ये माइनस से माइनस के साथ, और इस तरफ माइनस के साथ। ये रिएक्शन तब हो रही है जब दुर्बल क्षारीय माध्यम में KMnO4 आयोडाइड का आयोडेट में ऑक्सीकरण करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 4। तो देखो सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख रही। ये हो गया अपना NaO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये बदल रहा है NaO2 प्लस 4OH माइनस। ये दोनों रिएक्शन हमने लिए। ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले 3 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के लिए नीचे वाले रिएक्शन को हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। अब हम दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो देखो ये 6OH माइनस, सबसे पहले ये है 6OH माइनस प्लस I माइनस। अब इसको 2 से गुणा कर रखा है तो 2NaO4 माइनस, 2 जल गए हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4H2, 3 इलेक्ट्रॉन को 2 से गुणा करेंगे 6, ये आपस में कट गया। IO3 माइनस प्लस 3H2O, यहाँ हमने 2 से गुणा है तो 2 से गुणा है तो 2MnO2, ये 2 से गुणा है तो 4 बटे 8OH माइनस। अब देखो कटने वाली चीजों को काट लेते हैं, ये 6OH माइनस, ये 8, बचे कितने 2, 3 जल गया हूं, 4 जल गया, बचा कितना 1, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखो I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, अच्छा ये जल गया एक बचेगा तो प्लस H2, कितना हो रहा है IO3 माइनस, ये जल गए 2MnO2 प्लस यहाँ बच गए 2OH। ये रिएक्शन तब होगी जब आयोडाइड का आयोडेट का ऑक्सीकरण होगा। एक रिएक्शन और ले लेते हैं। देखो सारे माध्यम में सॉरी दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में होने वाली जो रिएक्शंस है इसमें थोड़ी मात्रा बची ज्यादा है, काटा कुटी करनी पड़ती है और थोड़ा गरीब सही लगाना पड़ता है। अगर गुणा भाग गई गलत हो गया तो पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। थायोसल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीजन, थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है H2O3 माइनस 2। ये ऑक्सीजन होगा सल्फेट यानी SO4 माइनस 2। अब इस रिएक्शन को हम आधा बैलेंस कर लेते हैं। देखो सल्फर 2 सल्फर 1 सल्फर को 2 से गुणा ओके बैलेंस। ऑक्सीजन 2 का डबल सॉरी 4 का डबल 8, 4 गुना 2 क्योंकि यहाँ 4 है, 2 से गुणा किया 8। यहाँ ऑक्सीजन है 3, कितने कम बढ़ गए 5। तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने जल के अणु जोड़ दो, 5 अणु जोड़ दिए। अब जितनी ऑक्सीजन कम उतने आपने जल के अणु जोड़ दिए। अब करो हाइड्रोजन को बैलेंस, तो हाइड्रोजन 5 × 2 10, उस तरफ है ही नहीं, तो जितने हाइड्रोजन कम है दूसरी तरफ उतने ही का जोड़ दो H+। अभी क्रिया सारी माध्यम हो रही है तो जितने H+ जोड़े हैं उतने ही दूसरी तरफ जोड़ दो OH-, दोनों तरफ 10 OH- हमने इस तरफ जोड़ दिए और 10 ही OH- हमने इस तरफ। नीचे लिख देता हूँ, देखने में दिक्कत हो सकती है। 10 OH-। अब देखो ये 10 OH और 10 H+ मिलकर कितना जल के अणु बनाएंगे 10।
तो यहाँ बचा क्या 10 OH माइनस प्लस 5H2O प्लस हाइड्रोसल्फेट H2O3 माइनस 2, इस तरह बचे 2SO4 माइनस 2, 10H प्लस 10OH माइनस, कितना जल अणु होंगे 10। अब देखो ये जल अणु आपस में कट जाएंगे 5 10, कितने बचे 5। आगे से देखो 10 OH माइनस, माइनस के 1 को 10 से गुणा किया है तो 10 के तो माइनस और ये माइनस 2, तो माइनस के 10 माइनस के 2 माइनस के 12, माइनस के 2 को 2 से गुणा कर रखा है तो माइनस के 4, कम कितने बढ़ रहे हैं 8। तो इस तरफ माइनस के 12 है, इस तरफ माइनस के 4 है, इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी माइनस के 12 बचे। तो रिएक्शन क्या रही ओवरऑल, इसको हम दूसरे माध्यम से लिख देता हूं। ये अपने बचे 5 गए, तो ये बचे अपने 10OH माइनस प्लस H2O3 माइनस 2, ये गुण हो रहा है 2SO4 माइनस 2 प्लस 10 5 से कट गए 5 बचे जल के अणु और 8 बचे इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन ये और दूसरी रिएक्शन, तो इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। NaNO4 माइनस 2 जल के अणु 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहे हैं MnO2 प्लस 4। देखो कईयों की ये भी दिक्कत हो सकती है कि दोनों रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीकरण कर रहा है तो एक तो उसकी अपचयन वाली अभिक्रिया और दूसरा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसके ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को हमने अलग से बैलेंस कर लिया। फिर दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ेंगे, जब दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ेंगे तभी हमें संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होगी। जब KMnO4 एक आयन का ऑक्सीकरण करता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसको तो गुणा करो 8 से, 8 वाले को गुणा करो 3 से, गजब का खेल होगा, बड़ी सी रिएक्शन होगा। तो देखो घबराना नहीं है, मैं हूं ना सर। 10 OH माइनस को 3 से गुणा करो सीधे 30 OH माइनस, H2O8 और 3 को 3 से गुणा करो तो 3H2O3 माइनस, ये हो गया नीचे वाला। MnO4 को 8 से गुणा करो तो 8 MnO4 माइनस प्लस 2H2O को 8 से गुणा करो 16 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो 24 24 हो जाएंगे, 3 गुणा 8 24, 8 गुणा 3 24, फिर बचा 2SO4 माइनस 2, 3 से गुणा 6SO4 माइनस 2, फिर 3 5 से गुणा 15 जल के प्लस MnO2 8 से गुणा 8 MnO, 4 8 से गुणा 32 OH, ये रिएक्शन देखिए। अब कटने वाले क्या है उनको काट लेते हैं। देखो ये 30 OH माइनस 32 OH माइनस, कितने बचे 2, 16 जल के अणु 15 जल के अणु, कितना बचा 1, बच्चे को लिख लेते हैं, रेड से लिखते हैं चलो 3H2O3 माइनस 2 प्लस 8 MnO4 माइनस, 16 में से 15 गए 1 जल का अणु, 6SO4 माइनस 2 प्लस 15 है जल का अणु गए 8 MnO2, 32 में से 2 बचे 2OH माइनस। क्रॉस चेक करते हैं, देखो सल्फर 3 गुणा 2 6, सल्फर 1 गुणा 6 6, आर मैंगनीज हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखते हैं 3 गुणा 3 9, 8 गुणा 4 32, 32 और 9 41, 41 और 1 42, 6 24, 24 और 2 26, 26 और 8 इंटू 2 16, 26 और 16 कितना हो गए 42। चार्ज देखो 3 गुणा माइनस 2 माइनस के 6, और ये माइनस का 1 को 8 से गुणा किया है तो माइनस के 6 माइनस के 8, 8 से 14, 6 गुणा 2 12 और 2 14, पूरी रिएक्शन बैलेंस। तो इस प्रकार जब पोटेशियम परमैंगनेट दुर्बल क्षारीय उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरण करता है तो इस प्रकार हम दोनों आयनिक अभिक्रियाओं को आधा बैलेंस करके फिर दोनों को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। बोल रहे सकते हैं।
अब हम ले लेते हैं पर मैग्नेट और मैग्नेट की स्ट्रक्चर। तो इसमें अपने टॉपिक हो गया संरचना। तो संरचना हम दोनों की स्ट्रक्चर साथ में ले लेते हैं। पहले है जैसे पर मैग्नेट, और दूसरा है मैग्नेट। परमैग्नेट जो है इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, MnO4 माइनस, मैग्नेट का फॉर्मूला है MnO4 माइनस 2। यहाँ पर जैसे पोटेशियम परमैग्नेट है तो MnO4 माइनस, सॉरी जब पोटेशियम हटा देंगे तो बाकी चार्ज क्या बचेगा माइनस से, तो MnO4 माइनस जो है वो क्या है परमैग्नेट, और MnO4 माइनस 2 ये क्या है मैग्नेट। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या देखो, मैग्नीज का X 4 ऑक्सीजन, एक का -2 होता है तो 4 का -2 गुणा 4 -8, टोटल ऑक्सीजन इसको दिया हुआ है -1। ये जो चार्ज है ये पूरे आयन का चार्ज है, तो कुल चार्ज को हम आयन का चार्ज लेंगे, तो X बराबर माइनस के 8 उसको दिए प्लस के 8 माइनस के 1 था, तो चार्ज कितना है प्लस का 7। यहाँ पर देखो X 4 ऑक्सीजन का -8 टोटल -2, X बराबर माइनस का उसको गए प्लस का, माइनस का ऑलरेडी है तो कितना है प्लस का 6। तो ए का चार्ज है प्लस का 7, ए का चार्ज है प्लस का 6। अब देखो परमैग्नेट जो है इसका चार्ज है प्लस का 7, और इसमें जो मैग्नीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाहर 3D में 5 और इसमें 2। अब क्योंकि प्लस 7 है तो 2 ये भी गए और 5 ये गया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें 2 ये जाएंगे, 6 है ना तो 4 ये जाएंगे, यानी 3D का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहेगा डी बराबर एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है ए, इसीलिए ये जो है ये अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और रंग इसका है हरा। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों के सातों गए, एक इलेक्ट्रॉन 0, इसीलिए इसका चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय, और रंग होगा इसका वेग। अब देखो संरचना की बात करें तो दोनों की संरचना ही चतुष्फलकीय होती है। तो दोनों की संरचना चतुष्फलकीय, ठीक है। अब देखिए इसकी कैसे बनाएंगे, मैग्नीज 4 ऑक्सीजन है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, -1 है तो ये माइनस है, बाकी 3 ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज बनाएंगे डबल बॉन्ड। ये डबल, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर में मैग्नीज सेंटर में, इसके पास तो 4 ऑक्सीजन है, संरचना इसकी भी चतुष्फलकीय, इसमें 2 माइनस है तो ये दोनों ऑक्सीजन माइनस वाले, और बाकी के साथ ये क्या बनेगा डबल बॉन्ड। अब जब हम मिलाएंगे तो 4 अलग बनेंगे, संरचना बनेगी चतुष्फलकीय। ये परमानेंट बॉन्ड नहीं है, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि किस प्रकार ये आपस में संरचना बनाएंगे, इसके लिए हमने डॉटेड लाइन खींची, तो एक लाइन ऐसे इसमें लगा देते हैं। तो चाहे मैग्नेट हो चाहे परमैग्नेट हो, दोनों की स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय है। फर्क ये है कि परमैग्नेट जो है
ये अनुचुंबकीय होता है, सॉरी अर्धचुंबकीय होता है, रंग होता है बैंगनी, जबकि मैग्नेट अनुचुंबकीय और हरे रंग का होता है। दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क यही है कि एक में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दूसरे में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ये पाइबंद है, ये पाइबंद है, इसमें ऑक्सीजन के भाग लेते हैं p कक्षक और मैग्नीज के भाग लेते हैं d कक्षक। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी ओवरलैपिंग से ये जब हमारा पाइबंद है, तो पाइबंद में ऑक्सीजन के p कक्षक और मैग्नीज के d कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके पाइबंद बनाते हैं। लास्ट पोटेशियम परमैंगनेट में अपने पास चलता है एप्लीकेशन, उपयोग। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कुओं और तालाबों के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, इसीलिए इसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका उपयोग है कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में। अभी हमने देखा कि ये कई आयनों यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। थर्ड, ऊनी, सूती वस्त्र और तेलों के विरंजीकरण में। देखो विरंजीकरण क्या होता है, जैसे मान लो सूती या ऊनी कपड़े हैं, उन पर कोई दाग लग गया है तो दाग को हटाने में, और जो तेल है उसको भी प्योरीफाई करने में, उसमें अगर कोई मैली पदार्थ है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन में नंबर 1 कुएं, पुराने समय में खूब होता था, वर्तमान में भी करते हैं लेकिन बहुत कम। कुओं में तालाबों के पानी को शुद्ध करने, इसको आप अगर लैब में काम पड़े लो तो देखना वहां ये लाल रंग देता है, इसलिए इसको लाल दवा कहते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ऑक्सीकारक के और थर्ड, ऊनी कपड़े, वुलन के, सूती, कॉटन के क्लॉथ में ऑयल विरंजीकरण। ये जो विरंजीकरण वर्ड है इसका मतलब होता है रंजक को उड़ा देना, यानी को कलर है तो ये कलर को गायब कर देगा, उसको सफेद रंग दे देगा। जैसे ऊनी वस्त्र है, सूती वस्त्र है, अगर इसके विरंजीकरण में कैमेरोफोर का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे, जो इनका नेचुरल कलर है वही बचेगा। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, चाहे इसे निर्माण की विधियों की बात करें, गुणों की बात करें या संरचना या एप्लीकेशन की बात करें, सब हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और यहाँ पर ये जो अपना टॉपिक है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद डी और ए ब्लॉक के तत्वों में अपना डी ब्लॉक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ए ब्लॉक के तत्व वाला पार्ट हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पहले में लैंथेनाइट और दूसरे में एक्टिनाइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंथेनाइट तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और मजेदार वीडियोज के साथ। धन्यवाद।